अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर समझ आ गया होगा और आपने अपना क्विज भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। याद रखिएगा, जो क्विजेज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर एक्टिव होगा। अब आते हैं अभी के लेक्चर को डिस्कस करते हैं, जो कि है फॉर लूप स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में 3 टाइप्स पढ़ी थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, और अब हम इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड के पेपर के अंदर ये टॉपिक एज ए थ्योरेटिकल वे में भी आ जाता है या इससे रिलेटेड प्रोग्राम लाजमी आता है, और इसके साथ साथ ट्रेस आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लूप के चैप्टर से ही आ रहे होते हैं। फॉर लूप बड़ा इंपॉर्टेंट है और फॉर लूप के हवाले से हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो ये एक ऐसा लूप है जिसके ज़रिए से हम नंबर ऑफ टाइम्स रेपिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर लूप को कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये लूप हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे कि पहले बता दिया, और ये एक एप्लीकेशन लेवल का टॉपिक है और इसे हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में। हमारे लर्निंग आउटकम्स में आप इसके यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर इसके साथ साथ इसका सिंटैक्स, इसके इनिशियलाइजेशन और इसकी वर्किंग वगैरह को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा और इसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर अप्लाई करके भी देखेंगे बाय 1 or 2 एग्जाम्पल्स। तो इसके लिए आपको क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो आपको लूप के बारे में पता होना चाहिए। फिर इनिशियलाइजेशन क्या है, हमारे पास लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, फॉर द कंडीशंस क्या हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कब यूज़ किया जाएगा, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कब यूज़ किया जाएगा, इस तरह के कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। और बेसिक सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम भी पता होना चाहिए, तब आप फॉर लूप की एग्जीक्यूशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज लेक्चर कंटेंट्स में अगर हम फॉर लूप की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये एक काउंटर कंट्रोल लूप है। For loop is used to repeat a statement or set of statement for a specified number of times. बच्चों याद रखो, जब आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पता है कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, तब आप क्या यूज करेंगे? फॉर लूप को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके जरिए से हमारे पास क्या है कि कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले आपके जो मैथ में क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आपका ये लूप यूज किया जा सकता है। कब? जब आपको उसमें n की वैल्यू पता हो, मींस के एंडिंग वैल्यू का भी पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स अगर हम देखते हैं तो देखें इसके 3 पार्ट्स आ रहे हैं। फॉर के साथ साथ इसकी इनिशियलाइजेशन आ गई, टेस्ट आ गए, कंडीशन आ गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट हो जाती है और अगेन आपको रिपीट करता चलूं कि बॉडी ऑफ द लूप अगर एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होगी तो डेलीमीटर्स ऑप्शनल हैं, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होगी तो डेलीमीटर्स लाजमी लगाने हैं। और जब लूप की बॉडी एंड हो जाती है, यानी लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, देन कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स आउटसाइड द लूप मूव कर जाता है। इसकी वर्किंग को हम फ्लोर चार्ट के जरिए से स्टेप बाय स्टेप वे में समझते हैं। सबसे पहले फॉर लूप इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को, फिर इसके बाद आपके इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही दफा परफॉर्म होती है, ये चीज याद आपने रखनी है बच्चों। ठीक है, देखिए इनिशियलाइजेशन सबसे पहले परफॉर्म हो रही है, फिर इसके बाद आते हैं कि कंट्रोल क्या करेंगे? कंडीशंस को चेक कर, लाइक दिस वन, कि एक कंडीशन है जिस कंडीशन को आपका कंट्रोल चेक करता रहेगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी, और कंडीशन को चेक करने के बाद कंट्रोल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा ताकि नेक्स्ट स्टेप वैल्यू को एग्जीक्यूट करें। आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंट्रोल दोबारा से हमारे पास कंडीशन पर मूव कर जाएगा, और ये देखें कंडीशन रोटेट कर रही है, बता रही है कि बार बार एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी। ये कब तक एग्जीक्यूशन होती रहेगी? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, मींस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स कंट्रोल
मूव नहीं कर जाता तब तक ये एग्जीक्यूशन होती रहेगी और कंडीशन बार बार चेक होती रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल आउट ऑफ द लूप अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा ताकि बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये था हमारे पास इसकी वर्किंग से रिलेटेड। और अब हम एक एग्जांपल को इसमें देखते हैं कि इसको हम किसी भी रियल टाइम एग्जांपल में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग सी लैंग्वेज टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ यूजर इनपुट नंबर। देखिए आपके पास फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिपीट करना है, जितनी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होगा। तो इसके लिए ये बेसिक सिंटैक्स आ गया जिसमें वाइड मेन, और वाइड मेन के बाद आपके पास प्रोग्राम की ब्रैकेट्स बॉडी स्टार्ट होती है। इसमें आपने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल मैंने n लिया है और दूसरा a, लेकिन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप के। और दूसरा एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है डबल डाटा टाइप का। अब यहां पर डबल डाटा टाइप क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? सी लैंग्वेज एक 32 बिट आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर लैंग्वेज है, जिसके अंदर अगर हम इंटीजर की वैल्यू को देखते हैं तो वो इंटीजर की वैल्यू से ओवरफ्लो भी हो सकती है वैल्यू, अगर यूजर कोई भी नंबर इनपुट करता है फॉर फैक्टोरियल। तो अगर डबल लेंगे तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, और जब रेंज बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा बड़ी वैल्यू को भी फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मली जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है वो यूज होता है, और हम यूजर से इनपुट लेंगे कि इंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। अब इनपुट लेने के बाद हमने स्कैनएफ के जरिए से उसे n वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा लिया है। देन फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। अब देखिए इसकी बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, a को n की वैल्यू असाइन कर दी है। अभी n की वैल्यू कौन सी है, ये देखिए जो कि हमारे पास मैंने इनपुट ली थी और n में स्टोर करवाई थी, वो मैंने किसको असाइन कर दी, a को, और इस तरह से फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन हो गई। फिर मैं चेक करूंगा कि n से डिक्रीमेंट करता करता ये 0 से बड़ी वैल्यू तक जाए। अब देखिए मुझे नंबर ऑफ टाइम्स का पता भी है और उसके साथ साथ कंडीशन का भी पता है कि जी 0 से बड़ी वैल्यूज का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, और a माइनस माइनस डिक्रीमेंट किया है कि a की वैल्यू जो कि डिक्रीज करती करती 0 तक जाए। फिर बॉडी ऑफ द लूप में हमने कैलकुलेट कर लिया कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि लूप कंट्रोल वेरिएबल a है और उसे मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू के साथ, और इस तरह से ये बॉडी ऑफ द लूप बन गई। अब आउटर स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जब फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा तो उसे हम कहां, आउटर लूप में रखेंगे और उसके जरिए से हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहां पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ गई, द फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज साइन डी इज परसेंटेज साइन डी, और पहला परसेंटेज साइन डी किसको इंडिकेट करेगा, n की वैल्यू को, जो कि फैक्टोरियल के लिए हमने इनपुट ली थी, और दूसरा परसेंटेज साइन डी रिजल्टेंट वैल्यू जो कि फैक्ट के अंदर स्टोर्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड इस तरह से ये लूप कंप्लीट होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आउटपुट के देखते हैं। a इज इक्वल टू n, बेसिकली ये क्या है, हमारे पास इनिशियलाइजेशन आ गई। फिर a इज ग्रेटर देन 0, ये देखें आपके पास कंडीशन आ रही है। देन इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं a माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या स्टेप वैल्यू है, और इसके नेक्स्ट जो हमारे पास है ये बॉडी ऑफ द लूप आ गई जिसके अंदर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय a। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को बॉडी ऑफ द लूप में रखता तो फिर क्या होता? चलें हम आउटपुट में इस चीज को दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। इसके आउटपुट देखते हैं इसकी वर्किंग के साथ साथ। देखिए एक एक्सप्रेशन था मेरे पास, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय a, जिसमें अगर यूजर n की वैल्यू 5 इनपुट करता है तो पहली दफा जब लूप की बॉडी चलेगी तब यहां पर a की वैल्यू क्या है, 5, a इज इक्वल टू n की वजह से, और इसके अलावा फैक्ट की वैल्यू ऊपर मैंने 1 रखी थी। क्यों रखी थी फैक्ट? यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बेस के ऊपर इसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी ताकि जो भी फैक्टोरियल का नंबर होगा इससे मल्टीप्लाई होने से सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें।
इधर ज़ीरो नहीं रखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि ये इसे या तो वो ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, या फिर ज़ीरो असाइन कर देंगे। ज़ीरो असाइन करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू को भी ज़ीरो कर देगा, तो इस वजह से यहाँ पर 1 रखा। देखिए 5 और पहली दफा में 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, देन सेकेंड टाइम आया, डिक्रीमेंट हुआ, 5 से a की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन दोबारा ट्रू हुई। अब फिर कंट्रोल बॉडी में मूव कर गया और यहां पर उसने फैक्ट की वैल्यू जो कि 5 थी उसे a की वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट वैल्यू 20 आ गई। देन आते हैं थर्ड आइटरेशन के ऊपर, सेम प्रोसीजर चला, डिक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, 3 इज ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास जो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू थी वो कि 20 थी और उसे 3 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट हमारे पास 60 आ गया। और देन 120 एंड 120 को देखें, लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 120 आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम ये लूप रिपीट होगा, डिक्रीमेंट हुआ, 1 से a की वैल्यू 0 हो गई, 0 इज ग्रेटर देन 0, यहां पर आकर कंडीशन फॉल्स हो गई और कंट्रोल कहां मूव कर गया, प्रिंट f की स्टेटमेंट पर, जहां पर उसने उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। हमारे पास जो आउटपुट आएगी ओवरऑल वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखिए कि इंटर द नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, यूजर ने क्या किया, 5 इंटर कर दिया और द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120, ये आपके पास आउटपुट आ गई। तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल थी आपके पास फॉर लूप की। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस होने वाली एग्जाम्पल्स हैं उनमें आपके पास सम ऑफ 10 नंबर्स आ गया फैक्टोरियल की तरह, या फिर टेबल ऑफ एनी नंबर आ गया, या इस तरह से और भी जो कैलकुलेशंस हैं आप नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहते हैं वो इसमें परफॉर्म की जा रही होती हैं। चलें बच्चों, अब हम चलते हैं अगेन क्विज की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्विज को अटेम्प्ट करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।